लांघने के लिए सामने दिखाई देने वाले पर्वत नहीं, बल्कि आपके जूते में पड़ा हुआ कंकड़ आपको थकाता है। मोहम्मद अली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है अवैध हथियारों का आतंकी बाजार। शीर्षक से जिसे लिखा है संजीव राय जी ने। ये लिखते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही पूरे दक्षिण एशिया के परिदृश्य पर चर्चा शुरू हो गई है। छात्रों और जनता का हुजूम ढाका की तरफ बढ़ चला तो सेना ने प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बना दिया। अपना देश छोड़ चुकी शेख हसीना की जगह नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार बनाए गए। भारत के दूसरे पड़ोसी देश म्यांमार में फरवरी 2021 में सेना ने तख्ता पलट करते हुए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और वहां के स्टेट काउंसिलर, नोबेल पुरस्कार विजेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के नेता आन सान सूकी और पूर्व राष्ट्रपति विन मिंत नजरबंद हैं। 79 वर्ष की आन सांग सूकी पर इतने आरोप लगाए गए कि अगर उन आरोपों की सजा दी जाए तो उन्हें जेल में लगभग 33 वर्ष बिताने होंगे। पिछले 3 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां 2000 से अधिक लोग सेना पुलिस के हाथों मारे गए हैं। हवाई हमले और बम धमाकों से वहां कम से कम 174 स्कूल और विश्वविद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकारी मशीनरी सेना यानी कि जुंटा के हाथ में है और 3 समूहों के संगठन थ्री ब्रदरहुड अलायंस सेना के खिलाफ गुरिल्ला वार लड़ रहे हैं। इन लड़ाई में शरणार्थी बने लोग कहां कहां गए। अब बात करते हैं श्रीलंका की। उधर श्रीलंका में 26 वर्ष तक सेना और एलटीटी के बीच सशस्त्र संघर्ष चलता रहा और इसमें हजारों लोग मारे गए। इस संघर्ष में अत्याधुनिक हथियार के साथ किशोर और उनके बच्चे भी युद्ध की अग्रिम पंक्ति में शामिल हुए थे। शरणार्थी भारत सहित कई देशों में गए और श्रीलंका के भीतर चले इस संघर्ष की आंच भारत तक आ पहुंची थी। इस संघर्ष में इस्तेमाल हथियार कहाँ गए? श्रीलंका में 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन क्या तमिल, सिंगली, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई समूहों की सामाजिक दूरी कम हुई? वर्षों से चले आ रहे आर्थिक घालमेल के चलते विदेशी कर्ज बढ़ता गया और 2022 में श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट आ गया। जनता कोलंबो की सड़कों पर उतरी और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा तथा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां प्रधानमंत्री बनने और बने रहने में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहां आतंकी संगठनों का सियासत और हुकूमत पर खासा दबदबा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा और बलूचिस्तान में भी हिंसा की खबरें आती रहती हैं। वहां कितने हथियार गैर कानूनी रूप से मौजूद हैं, शायद यह आंकड़ा सरकार के पास नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ रुककर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ, म्यांमार में हुआ और पाकिस्तान में हो रहा है और अफ़गानिस्तान में जो सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं, जैसे तख्त पलट होना और वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार को हटाकर मिलिट्री कूप इत्यादि होना, ये इस पे वो संदर्भित किए हैं अपने लेख को। और जो हथियारों का सप्लाई है, मेन मुद्दा वहाँ है। आप लोग भी अपना ध्यान यहीं पे बना के रखिएगा। इसमें ये आगे लिखते हैं कि अफगानिस्तान में पहले 1995-96 में तालिबान सत्ता पर काबिज हुए थे और 2001 तक बंदूक के बल पर अपना कानून चलाते रहते थे। पहले लोगों की उम्मीदें थी कि तालिबान अच्छा शासन चलाएंगे, लेकिन उनके सत्ता में बैठते ही देश में कोई कानून नहीं रह गया था। तालिबान कमांडर और लड़ाकों के आतंक से लोग डरे रहे। तालिबान के नाफरमानी
के कारण नाफरमानी करने वालों के कोड़े से पिटाई और हत्या तक कर देना आम हो चला था। 2001 में उन्होंने अमेरिकी सेना की मदद से उन्हें हटाया गया। जैसे मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे ही हामिद करजई को दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया। मगर 2001 में हथियारों के दम पर फिर तालिबान ने काबुल पर सत्ता कब्जा कर लिया। अब तक तालिबान की सरकार को किसी देश ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए तालिबान की सरकार के स्रोत क्या हैं? गैर कानूनी हथियार का चलन और निजी सेनाएं रखने के कई उदाहरण अफगानिस्तान में मिल जाएंगे। क्या अफगानिस्तान में हथियारों का कोई रिकॉर्ड तालिबान सरकार के पास होगा? नेपाल में भी 1996 से 2006 तक माओवादियों के नेतृत्व में जन युद्ध चला था। आंकड़ों के मुताबिक 13,000 से अधिक लोग मारे गए और जिसमें शिक्षक और छात्र भी शामिल थे। 2007 में शांति समझौता हुआ और नेपाल से राजशाही की औपचारिक विदाई हुई, मगर अब भी नेपाल में सरकारों की अस्थिरता एक चिंता का विषय है। जन युद्ध के दौरान कम उम्र के लड़ाके जो रॉयल नेपाली आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे, वे शांति समझौते के बाद नेपाल की सेना में शामिल नहीं हो सके। अधिकतर अपने अपने घर लौट गए और छोटा मोटा काम करके गुजारा करने लगे। सवाल है, क्या उनके पास जो हथियार थे वो कहाँ गए? जिस तरह जिस तरह बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की राजनीतिक घटनाओं में हिंसक भीड़ की भूमिका देखी गई, वह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय तो है ही। उससे अधिक गंभीर सवाल यह है कि हम किन शर्तों पर पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक विकास की बात करेंगे। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया हथियारों की तस्करी के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का त्रिकोण, इसको गोल्डन क्रिसेंट भी कहा जाता है दोस्तों, हथियारों और मादक पदार्थ के व्यापार के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ रुककर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का जो त्रिकोण है, त्रिकोण एक क्षेत्र को इंगित करता है। इस तीनों, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का है, यहाँ पर हथियारों और मादक पदार्थ यानी कि अफीम, गांजा और तमाम सारी अलग अलग नशीली पदार्थों का यहाँ पे तस्करी की जाती है। इसी को यहाँ पे इंगित किया है लेखक ने। इसमें ये आगे लिखते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 अरब गैर कानूनी हथियार, जिसमें क्लशनिकोव राइफल शामिल हैं, दुनिया में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में ये हथियार एक से दूसरे देश पहुंचाए जाते हैं। हल्के वजन का होने के नाते इन हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है, जिसके कारण इनकी मांग खूब बनी रहती है। हथियारों की तकनीक में आए बदलाव से सशस्त्र युद्ध में बच्चों की भूमिका सामान ढोने, खाना बनाने और मुखबिरी करने के साथ हथियार चलाने की भी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि हथियारों का प्रचलन केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मानवीय अधिकारों और विकास से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान और म्यांमार में यह बात प्रतिध्वनित होती है। कुछ लोगों का कहना है कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्रयुक्त हथियारों का एक हिस्सा सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हुआ और वह किसी समूह के पास हो सकता है। अनुमान है कि बांग्लादेश में 100 से अधिक आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं और उनके पास लगभग 3-4 लाख गैर कानूनी छोटे और कम वजन के हथियार मौजूद हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय आतंकी गिरोह भी हथियार के व्यापार में शामिल हो सकता है, क्योंकि कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश के रास्ते उनके पास पार्सल आ सकते हैं। पार्सल से आशय यहाँ पे दोस्तों हथियारों की खेप से है। AK-47 जैसे हथियारों की कश्मीर में आमद अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते आने की खबरें छपती रहती हैं। अफगानिस्तान और म्यांमार में अफीम का उत्पादन होता है। कंबोडिया और थाईलैंड के रास्ते म्यांमार में मादक पदार्थ और हथियार वाले गिरोह अपना बाजार तलाश चुके हैं। म्यांमार के साथ चीन की भी सीमा लगती है। इस तरह हम उन देशों से घिरे हैं जहां वर्षों से आंतरिक संघर्ष चल रहे थे या चल रहे हैं।
हमारे अधिकतर पड़ोसी गरीब मुल्क के रूप में जाने जाते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि देशों में संघर्ष खत्म होने के बाद भी सभी हथियार खत्म नहीं होते और पेशेवर लड़ाकों हथियारों के व्यापारियों से मिलकर नया बाजार तलाशते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।